नमस्कार दोस्तों, आज के संडे स्पेशल एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में आप थंबनेल से तो समझ ही चुके होंगे कि आज हम जो है भारत के एक्स वाइस प्रेसिडेंट माफ कीजिएगा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के ऊपर बात करने वाले हैं। तमाम उन कारणों के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने रिजिग्नेशन दिया क्यों, इस्तीफा देने की नौबत एकदम से कहां से आ गई कि वो रात को 9 साढ़े 9 बजे रिजाइन कर देते हैं। ऐसा क्या सिनारियो बन जाता है, ऐसे क्या सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ ना, वो आपको इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो मिलेगी। लेकिन मैंने तमाम बहुत सारे वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, एमपीज, इन सब के देखे, बहुत सारे मीडिया रिसोर्सेज के जो है आर्टिकल पढ़े, उसके बाद लेके कुछ कन्फाइंड जो मुझे लगा कि हाँ ये पुख्ता रीजंस हो सकते हैं, क्या ये बात हो सकती है, वो मैं मेरी जनता के साथ, मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करने आऊँ। जनता, मैंने ऐसे बोला कि सामने मैं एकदम नेता वाली फीलिंग आ गई। लेकिन खैर, अगर हम वापस इस विषय पर आ जाते हैं कि जगदीप धनखड़ ऐसा क्या हो जाता है कि रिजाइन ही कर देते हैं। हेल्थ क्या सही में इशू है? देखिए, हेल्थ उनकी खराब है। वो एक बार एम्स में ही भर्ती हो चुके हैं। पिछले साल जब विंटर सेशन चल रहा था, उस दौरान जो है ऑपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है, कहता है कि हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, इम्पीचमेंट मोशन लेकर आता है कि हमें जो ये उपराष्ट्रपति है ये अच्छे नहीं लगते, इम्पीचमेंट मोशन लेकर आता है। उस दौरान वो एम्स के अंदर भर्ती थे। हेल्थ एक इशू है, लेकिन क्या हेल्थ एक इतना बड़ा इशू है कि रिजाइन करना पड़ गया? क्योंकि जिस दिन वो रिजाइन देते हैं उस दिन तो वो पूरे दिन भर राज्यसभा के अंदर बैठे हुए होते हैं। नए जो नॉमिनेटेड एमपीज आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जाके 9 साढ़े 9 बजे बल्कि पूरी प्रोसीडिंग होती है। हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ढंग से स्पीच दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। लेकिन रात को 9 साढ़े 9 बजे एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि हेल्थ एक कारण बन जाता है और वो रिजाइन कर देते हैं। हेल्थ एक प्राइमरी रीजन नहीं है रिजिग्नेशन का। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलरली हेल्थ को ओवरकम नहीं कर पा रही है। हेल्थ तो ओवर शैडो कर रहा है कि वो एक लेयर सी बन चुकी है जो हमें जनता को दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि हेल्थ एक रीजन है। हाँ, सबके मन में ख्याल आ चुका है कि यार कोई ना कोई कारण तो जरूर है, हेल्थ तो रीजन नहीं हो सकता, हेल्थ तो रीजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको और जांचे पड़तालें तो हमें ये पता चलता है कि जगदीप धनखड़ बहुत ही मुंहफट किस्म के इंसान थे। वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करंट में बैठी हुई सरकार के कुछ मंत्री के खिलाफ बोलते थे, बैक बिचिंग अगर मैं कहूं कि अगर उनके ऑफिस में कोई आया है तो वो जिस तरीके से बैक बिचिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें पीएमओ तक पहुंच रही है। उनको लग रहा था कि नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन वो पीएमओ तक सारी चीजें पहुंच रही हैं। जिस तरीके से वो, अगर कोई मंत्री उनसे मिलने आ रहा है, उनके सेक्रेटरीज वहां पर बैठे हुए हैं, वो सबके सामने उनको फटकार देते हैं, वो चीज़ें पीएमओ तक पहुंच रही हैं। वो घड़ा जो है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता जा रहा था और वो घड़ा फूट जाता है जब जगदीप धनखड़ जो है जस्टिस यशवंत वर्मा का इंपीचमेंट मोशन, जो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के एमपी साइन करके लाते हैं राज्यसभा में, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बावजूद कि वो चीज लोकसभा में आ चुकी है। उसको 142 लोकसभा के सांसदों में, जिसके अंदर ऑपोजिशन के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने लोकसभा में उस इंपीचमेंट मोशन के लिए लेटर दे दिया है कि हम लोकसभा के अंदर से इसको लेकर आना चाहते हैं। उसके बावजूद भी जगदीप धनखड़ राज्यसभा में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोग थे। अब जस्टिस यशवंत वर्मा का ये जो केस है ना, ये सबसे बड़ा निकल कर आता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में 2 लाइनों में बता दूं तो जस्टिस यशवंत वर्मा वही हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज थे। और एक समय एक खबर आपने पढ़ी होगी कि जज के घर में करोड़ों रुपए मिले हैं जले हुए। उनके घर में आग लग जाती है, फायर फाइटर जाते हैं, देखते हैं कि भाई वो आके बाहर बताते हैं कि हमने तो कमरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नोट देखे, इतने नोट थे वहाँ पर। जांच पड़ताल होती है, वीडियो सामने आते हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा को पनिशमेंट के नाम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरनल एक कमेटी बना देता है, क्या फाइंडिंग्स आती है क्या नहीं आती है, वो सब एक प्रॉपरली ओपेक तरीके से रहता है और वो कुछ होता नहीं है। सरकार अब ये बोलती है कि अब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं। सरकार से मेरा मतलब है नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं। तो इसलिए ये खुद जो है जस्टिस यशवंत वर्मा को इंपीच करने के लिए लोकसभा के अंदर, की लोकसभा से इसकी स्टार्ट हो कि इसके अंदर इंपीचमेंट ऑफ द जज में क्या होता है कि जिस भी हाउस के अंदर इंपीचमेंट मोशन की स्टार्टिंग होती है, उस हाउस के अंदर, जैसे लोकसभा के अंदर है तो आपको 100 एमपीज के सिग्नेचर चाहिए इंपीचमेंट मोशन को स्टार्ट करने के लिए, या अगर राज्यसभा में तो आपको 50 एमपीज के सिग्नेचर चाहिए। लोकसभा से अगर शुरुआत होती है तो लोकसभा के स्पीकर, जो लोकसभा के हाउस के लीडर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो जो है उसके बाद उस एक कमेटी को फॉर्मुलेट करते हैं जिसके अंदर किसी भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है और इनफैक्ट एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है जो इस मामले के अंदर, जुडिशरी के मामले के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। कमेटी की फाइंडिंग्स होते हैं, 3 महीने का समय होता है, फिर दूसरे हाउस के अंदर जाती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है, मोटा मोटा मैंने आपको एक प्रोसीजर समझाया।
सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि ये जो प्रोसीजर है ये लोकसभा से शुरू हो। जनता के मन में क्या आएगा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म से कराना चाहते हैं, क्योंकि जनता के मन में एक आक्रोश था कि जिन जज साहब के पास हम जो है एक आस में ले जाते हैं कि वो हमारे लिए फैसला करेंगे, न्यायाधीश जो है फैसला करेंगे, सही फैसला करेंगे, वो तो बिके हुए हैं, उनके घर पे तो पैसे मिल रहे हैं। तो जो सरकार है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत इसको स्टार्ट करना चाहती थी। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो इंपीचमेंट होता वो जुडिशियल रिफॉर्म की स्टार्टिंग पॉइंट होता मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन ये स्टार्ट होता उससे पहले तो जगदीप धनखड़ जी ने ऑपोजिशन द्वारा साइंड ये जो इंपीचमेंट मोशन है राज्यसभा में आ जाता है और जगदीप धनखड़ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको पता है इस चीज़ पर बात भी होती है कि क्या लोकसभा में आ गया क्या नहीं आया। फिर वो अपना लॉयर, जो वो लॉयर रह चुके हैं बाय प्रोफेशन, तो वहाँ से वो अपना जो लॉ है वो दिखाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। आपने जगदीप धनखड़ की प्रोसीडिंग्स में एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि उनके अंदर एक वो नेता वाला फैक्टर है ना, डिस्पाइट ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, उनके अंदर जो नेता वाला फैक्टर है ना वो हटा नहीं। वो हमेशा अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं नेता हूं, मैं अभी भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं अभी भी सरकार के लोगों को समझा रहा हूं, मंत्री को डांट रहा हूं, विपक्ष के लोगों को डांट रहा हूं। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, भले वो सिग्मा मेल के तौर पे एडिट रील बनने में बड़ा मजा आ जाता है कि हाँ भाई हम देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो सरकार अभी 8% मौजूद है वहां पर 2 ही लोग बोलते हैं और उन्हीं की सुनी जाती है। मोदी शाह बोलेंगे, मोदी शाह की सुनी जाएगी। अगर उनकी पार्टी स्पेक्ट्रम से, उनकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से कोई भी बाहर सोचने की, बोलने की कोशिश करता है तो फिर वो कितना ही बड़ा मंत्री हो, कितना ही बड़ा नेता हो, उनका करियर कितना टिकता है कितना नहीं टिकता है वो हमने बहुत सेट नंबर ऑफ एग्जाम्पल से देखा है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान की एक एक्स सीएम थी जो भाजपा से आती थी, वसुंधरा राजे, उनका आज पॉलिटिकल करियर किस मुकाम पर आ चुका है वो पता है। इसके ऊपर हम कभी किसी और विषय के अंदर बात कर लेंगे कि वसुंधरा राजे के ऊपर क्या सब चीज़ें हैं क्या नहीं है, एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन अगर हम वापस इस विषय पर आ जाते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो सरकार है उस सरकार के अंदर आप ऑपोजिशन में नहीं जा सकते, आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, आप सरकार के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। ये तो वही जगदीप धनखड़ है जिनकी जो परफॉर्मेंस ए ग्रेडेड थी, A+ थी, जब वो बंगाल के गवर्नर थे और ममता बनर्जी की नाक के अंदर उन्होंने दम कर रखा था, सरकार को बहुत फायदा पहुंच रहा था, सरकार ने उन्हें गवर्नर अपॉइंट करा, गवर्नर से अपग्रेड करके उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि जगदीप धनखड़ जो है वो सरकार के खिलाफ रेबल मोड में आ जाते हैं। जबकि ये वही सरकार है जब ऑपोजिशन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहा था बाहर पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, जब कल्याण बनर्जी उनकी मिमिक्री कर रहे थे तो सरकार ने उनको फुल सपोर्ट दिया, एनडीए के एक एमपी ने उनको फुल सपोर्ट दिया। लेकिन फिर भी जगदीप धनखड़ सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जाती है कि सरकार के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मोदी शाह के लिए गलत बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। पहला किस्सा आता है, JD वैंस इंडिया विजिट करते हैं। JD वैंस इंडिया विजिट करते हैं। JD वैंस USA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इधर वाइस प्रेसिडेंट चाहते थे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की इन्हें मिलाया जाए, मिलाया नहीं जाता है, कुछ होता ही नहीं है, जीरो। तो यहाँ से जगदीप धनखड़ को थोड़ा और ऐसा लगता है कि यार मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को उतनी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जगदीप धनखड़ ये बोल गए कि सरकार किसकी चल रही है, मोदी शाह की, वहाँ पर वही होगा जो वो चाहेंगे। इसके बाद थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते तो हमें एक चीज़ पता चलती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं 2023 के अंदर। उस दौरान ये एक खबर है कि बोला जाता है, सुर्खियों में ये चीज़ है कि जगदीप धनखड़ के OSD हैं, उनके पिताजी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे। जयपुर के अंदर एक सीट है झोटवाड़ा से विधानसभा की, वहाँ से वो चाहते थे। तो जगदीप धनखड़ ने हर नाकाम कोशिश करी कि भाजपा से उनको टिकट मिल जाए, टिकट मिलती नहीं है। वो टिकट जो है राजवर्धन सिंह राठौड़ को मिल जाती है। तो वो एक सेटबैक था जगदीप धनखड़ के लिए, यार मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी मेरी नहीं सुनी जा रही है, मेरे को टिकट नहीं दी। फिर एक और टिकट का मामला वापस से आता है। इस बार लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर राजस्थान में एक सीट है चूरू की सीट, जहाँ से एट प्रेजेंट राहुल कसवा MP है, कांग्रेस से आते हैं। अब यही राहुल कसवा जो है ये जगदीप धनखड़ के बड़े भाई कुलदीप धनखड़ के जवाई हैं। अब राहुल कसवा की एक सीट जो है, राहुल कसवा असल में वसुंधरा राजे के गुट से आते हैं। तो राहुल कसवा की जो टिकट है वो इस लेवल पर वो एकदम डगमगाई सी थी, क्या उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, भाजपा टिकट देगी नहीं देगी, क्योंकि उनकी अगुवाई में चूरू में कुछ और इलेक्शंस भी हुए थे तो भाजपा हार गई थी। तो ऊपर आलाकमान के अंदर ये चीज़ थी कि राहुल कसवा को टिकट दे या नहीं दे। जगदीप धनखड़ ने फुल कोशिश करी, राहुल कसवा को जगदीप धनखड़ BJP से टिकट नहीं मिलता है। जैसे ही BJP से टिकट नहीं मिलता है, लिस्ट के अंदर किसी और का नाम होता है, उसी टाइम जो है राहुल कसवा कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी एक और कैच है कि जगदीप धनखड़ के छोटे भाई हैं रणदीप धनखड़, कुलदीप धनखड़ बड़े भाई है, रणदीप धनखड़ जो छोटे भाई है जगदीप धनखड़ के। अभी जो रणदीप धनखड़ है ये अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं कि इन्होंने अशोक गहलोत के रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम है और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो जो रणदीप धनखड़ है वो जो है राहुल कसवा को फटाफट से टिकट दिलवा देते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस से उनको MP की टिकट मिल जाती है, राहुल कसवा जीत भी जाते हैं और वो एट प्रेजेंट MP हैं लोकसभा के अंदर कांग्रेस से। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये जो तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये इस तरीके से इसको दर्शाता है कि
जगदीप धनखड़ का जो रेजिग्नेशन आया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता देता है कि सरकार के अंदर आप कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो गड़ा भर जाएगा तो ये चीज़ हो सकती है। एक और चीज़ भी है, लोगों के मन में ये सवाल था कि कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया। जयराम रमेश कांग्रेस के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, राज्यसभा से एमपी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट डाला, हिंदी में लिखा कि आप किसान हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, रिजाइन नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। कांग्रेस ने उस ट्वीट से खुद को पीछे कर लिया। ये वही कांग्रेस है जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती थी। तो एट प्रेजेंट कांग्रेस एकदम से 360 टर्न कैसे करते हुए जगदीप धनखड़ को सपोर्ट करने लग जाए, सरकार के विरुद्ध आ जाए, तो कांग्रेस चुप बैठी रही, कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। जयराम रमेश वही नेता है जो अभी तो जगदीप धनखड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी टेबल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, जगदीप धनखड़ के नाम की ही स्पेलिंग मिस्टेक थी, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप भी किसने किया था? जयराम रमेश ने। तो ये एक चीज है। अब आप इसको सोचिए, कनेक्ट करिए डॉट्स को, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते चले जाइए। फिर इसके साथ हम एक और चीज पे बढ़ते हैं कि कांग्रेस ने इसको ढंग से क्यों नहीं उठाया मुद्दे को, क्योंकि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि जगदीप धनखड़ कब सत्यपाल मलिक बन जाए। सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, मनोज सिन्हा से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वो जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटते हैं वैसे वो भाजपा के खिलाफ जो है बोलना शुरू कर देते हैं, और बहुत से विपक्ष के लोग जो है उनको इस तरीके से देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है कि तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो इसको उनको इस तरीके से देखा जाता है। इसके साथ साथ एक और ये चीज़ भी है कि जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन से कुछ दिनों पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल से मिले थे। अरविंद केजरीवाल ने भी उनको कुछ चीज़ें ऑफर करी थी जो सरकार को पता चल गई। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, सरकार के विरुद्ध आप नहीं जा सकते। ये वही सरकार है जो आपको लेकर आई है, और अगर आप खुद को लार्जर देन ऑफिस समझने की कोशिश करेंगे, लार्जर देन द गवर्नमेंट समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट के अंदर जहां पर जो व्यक्ति है वो, अब भाजपा के अंदर वो नंबर 1 जोड़ी वही है जो सब कुछ तय करती है, वो आप उनसे ऊपर कभी नहीं जा सकते। और आप अगर उनसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, आप अभी भी अपने अंदर का जो नेता है, जो अपने अंदर का लॉयर है, डिस्पाइट आप इस देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप तब भी उसको अलाइव रखेंगे तो सरकार के खिलाफ तो होगा ही। इसलिए जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन चुपचाप आ जाता है। अब उस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी कि भाई बहुत सारी मीटिंग्स हुई, इस कमरे में मीटिंग हुई, इस सांसद के घर में मीटिंग हुई, सांसदों का गुट बनाया गया, ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए गए, वगैरह 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 चीज़ें। ये तमाम सारी चीज़ें जो है ये मीडिया के अंदर सुर्खियों के तौर पर आई, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, आपको बताया। अब आपको भी कुछ चीज़ समझ में आई होगी, आपने भी डॉट्स को कनेक्ट किया होगा, आपका भी एक एनालिसिस होगा, तो आप अपना एनालिसिस, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जिस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक, परिवारजनों तक खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।